सिंह साहब, आज़ादी के बाद न्यायपालिका का यह विवादित स्वरूप पहले कभी देखने को नहीं मिला। वर्तमान न्यायपालिका के रूप को विध्वस्त कहें तो शायद गलती नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने को सुधारने को भी तैयार नहीं है और अपने को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का संवैधानिक भविष्य खतरे में प्रतीत होता है। इस ज्वलंत विषय पर आपकी क्या राय है? कमल जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपका कथन बिल्कुल सही है कि स्थिति चिंताजनक है और ये भी आपका कहना सही है कि आज़ादी के बाद ऐसा विभत्स चेहरा न्यायपालिका का देखने को नहीं मिला है जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। और अगर आप इसके आपातकाल से अगर तुलना करें तो आपातकाल में तो इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका के साथ पाप किया था, लेकिन अभी न्यायपालिका ऐसा लगता है कि केवल संविधान के खिलाफ ही नहीं बल्कि राष्ट्र के खिलाफ भी है। ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में ये एक रेट्रोग्रेड फोर्स का ये काम कर रही है। और मैं इतना तक कह सकता हूं कि ये वर्तमान न्यायपालिका संविधान और राष्ट्र के साथ दुष्कर्म कर रही है। आपको शायद ये शब्द बहुत अटपटा लगे, आप शायद ये भी कहें कि मैं बहुत एक्सट्रीम व्यू लेके चल रहा हूं। मेरे भाषा में कोई मॉडरेशन नहीं है, लेकिन इसका कारण है और इसको मैं आगे इसको जस्टिफाई करूंगा मैं क्यों ये दुष्कर्म ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कितना बड़ा खतरा है, मैं आपको अभी बताता हूं। एक जनरल राजीव नारायणन है, उनको मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। देख लें, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बहुत चिंताजनक बात कही, थोड़ा गौर कीजिएगा इस पे। उन्होंने कहा कि 2 जज के बेंच ने ये गवर्नर और राष्ट्रपति को ना केवल हिदायत दी है बिल्स के क्लियरेंस के संदर्भ में, ना केवल हिदायत दी है बल्कि उनकी हदें और सीमाएं भी बांध दी। वही राष्ट्रपति जो उनको शपथ देता है या देती है। यह भी ना भूले कि जो राष्ट्रपति है, शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, जो ये जज साहब लोग जो है कहते हैं, मतलब डिफाइन होता है कि दे ऑल सर्व अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और तो इन्होंने क्या कहा, ये हिदायतें और हदें बता के इन्होंने ये जाहिर किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज, हम राष्ट्रपति से ऊपर की चीज हैं, ऊपर का ओहदा हम ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये राष्ट्रपति वर्सेस जुडिशियरी न्यायपालिका है। अब देखिए, वक्फ जो है, वक्फ कानून जिसमें संशोधन किया गया, वक्फ कानून बोलता है, जिस पर अभी पूरी ये मतलब कंट्रोवर्सी हुई है, बहस जो जिस पे हुई है, आगे भी होगी बहस। वक्फ कानून ये कहता है
कि अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी, लैंड, किसी को अगर उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप केवल ट्राइब्यूनल ही जाएंगे। तो अब देखिए क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं राष्ट्रपति से ऊपर, मतलब न्यायपालिका प्रेसिडेंट से ऊपर, और वक्फ कानून कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। आप समझ रहे बात? इतना बड़ा संवैधानिक संकट, ठीक है। और ये तीनों, ये वक्फ, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के बीच में विधायिका का तो कहीं नामो निशान नहीं। इट डजंट मैटर। तो मैं, आप देखिए इसको, आप मैंने इसका कुछ अध्ययन किया है। प्रेसिडेंट क्या ओथ लेता है या लेती हैं, ठीक है ना। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल फेथफुली execute the office of the President of the Republic of India and will do to the best of my ability to protect and defend the Constitution. राष्ट्रपति बोलती हैं, मतलब वो ओथ लेती हैं कि मैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेती हूं कि मैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक अपने जो हमारे ड्यूटीज़ हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और हम हर वो कदम उठाएंगे, मतलब हम इंश्योर करेंगे कि हम जो संविधान है उसकी रक्षा और उसका संरक्षण हो। ऑपरेटिव वर्ड्स है प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस क्या ओथ लेता है? वो सब कहने के बाद, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. राष्ट्रपति कहती हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन को, और चीफ जस्टिस जो लेता है ओथ, वो कहता है कि मैं संविधान में सच्ची आस्था, ठीक है, मैं बेयर करूंगा और पूरी निष्ठा पूर्वक मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व करूंगा। मतलब इसका एक ये है, समझे। तो एक कह रहा है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरा कह रहा है कि मैं उसमें सच्ची आस्था मैं दिखाऊंगा। तो ये कितना बड़ा अंतर है सर, कि जो रक्षक है, संरक्षक है, तो वही बड़ा है ना। वो तो बड़ा नहीं है जो केवल आस्था दिखा रहा है उसमें। तो ये आप बेसिक चीज देखिए, और पता नहीं है माननीय जज साहब लोगों को जो इन्होंने ये बेहुदा सा एक वो दिया, उसका क्या मतलब बनता है। दूसरा, चलिए यहां तक ये बात सही है, लेकिन आप विडंबना देखिए इसकी थोड़ी। ये जज साहब, उसमें से जो दो जो बेंच थी, नाम नहीं लूंगा, वो एक जज जो है ये चीफ जस्टिस के लाइन में, और ऐसा जज अगर चीफ जस्टिस बनेगा जिसकी ये धारणा हो, जिसकी ये प्रोक्लिविटीज हो, जिसकी ये प्रोपेंसिटीज हो, जिसको इस तरह का मेगोलोमेनिया हो, वो आप समझ जाइए कि देश के साथ वो कितना बड़ा, वो मतलब वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। और आप अगर बाकी जो सरकारी, जो और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति ऐसी प्रोक्लिविटीज, ऐसा झुकाव, ऐसी ट्रेड्स अगर एग्जिबिट करता है, तो क्या करते हैं, उसको सुपरसीड कर देते हैं। या तो उसको, अगर आर्मी में हो तो कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा वो।
लेकिन यहां पे आप सुपरसीड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बाय प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी ये चलते हैं। अगर 2 दिन भी अगर सीनियर मोस्ट जज का अगर कार्यकाल है तो वो 2 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस बनेगा। तो कहां है सर चेक्स एंड बैलेंस? आप बताइए। दूसरा क्या है कि ये जो मेगलोमैनिया ये कहां से आता है? इसका अर्थ होता है जो बिल्कुल अपने पावर में ड्रंक हो, जो पावर के नशे में हो, उसको कहते हैं मेगलोमैनियाक, जो कि ओवर रीच अपना ये अपनी हदें मतलब जरूरत से ज्यादा मतलब अपने पावर को वो रियलाइज करता है या उसका कॉन्शियस है उसके बारे में। तो ये मेगलोमैनिया जो है ये पैदा होता है सेंस ऑफ असेलेबिलिटी, यानी कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी भी हमले का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी भी कानूनी कार्रवाई से या किसी भी तरह के चेक्स एंड बैलेंस से मैं ऊपर हूं। इसको कहते हैं अनअसेलेबिलिटी। और दूसरा सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी, मैं भगवान हूं, मेरे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, राष्ट्रपति क्या है, गवर्नर क्या है, ठीक है। ये मेगलोमैनिया कहां से ये पैदा होता है? अगर मुझसे आप पूछें तो इस तरह की धारणा, इस तरह की का एटीट्यूड ये शुरू हुआ है आपको 2015 में। कमल जी 2015 में इस देश में एक कू हुआ। तो आप लोग तो कहते हैं ना भारत में कू नहीं हुआ, इमरजेंसी भी एक कू था, एक ये भी एक कू हुआ। 2015 में कौन सा कू हुआ? जुडिशियल कू, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और वो जुडिशियल कू क्या था कि पार्लियामेंट ने और सारे स्टेट असेंबलीज ने मिलके एक एनजेएसी एक्ट बनाया, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल, ठीक है। जैसे ही वो हुआ जजेस इकट्ठा हो गए, बेंच पे आके बैठ गए, और बेंच पर आके बैठने के बाद उन्होंने उसको खारिज कर दिया। अब है क्या कि मोदी साहब उस समय नए नए थे, 2014 जून में आए थे वो, तो वो काफी, मैं क्या कहूं, वल्नरेबल थे। इनको तो हर तरह से शारीरिक रूप से एलिमिनेट करने की कोशिश की गई, इनको पॉलिटिकल रूट से इनका पॉलिटिकल असैसिनेशन का वो किया गया, की कोशिश की गई, इनका जुडिशियल असैसिनेशन का कोशिश किया गया। और जुडिशियल असैसिनेशन के लिए एक जज को हिमाचल से स्पेशली गुजरात भेजा गया, जो कि एक कांग्रेस वाले की बेटी थी वो। अब वो ट्रांसफर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं किया होगा ना सर, सब कुछ मतलब एक योजना के तहत उन्होंने किया होगा। खैर उससे भी निकल गए मोदी साहब। और कांग्रेस की जो सरकार जो थी उस समय, जब मोदी साहब आ गए तो उन्होंने तमाम हिंदू टेरर वगैरह सब कुछ कर लिया था। तो उन्होंने देखा कि यार हम ना अगर पावर में आ सकते हैं तो हम वोट से तो आ नहीं सकते हैं, तो ये जुडिशियल रूट हमारे लिए इंटैक्ट रहना चाहिए। तो उन्होंने भी इसका कोई ज्यादा विरोध नहीं किया। आज भी जो कुछ भी हो रहा है वो उसका इसीलिए विरोध नहीं करते कि वो जानते हैं कि आने वाले कई पुश्तों तक वो इलेक्टोरल रूट से वो पावर में नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इनका जो इनका रवैया है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है,
जुडिशरी को लेके, वो बड़ा एम्बीवेलेंट है। एम्बीवेलेंट नहीं, वो उनको बड़ा इस बात की खुशी है कि चलो शायद इस रूट से ही शायद जजेस ही हमको पावर में बिठा दें। तो उस समय भी यही हुआ था, जब एनजेएससी को, जब इन लोगों ने आके अपना कोर्ट में आया और उसको खारिज कर दिया कुछ जजेस ने मिलके, तो ये सोनिया एंड गैंग का ये था कि बेटा ये रियलाइज कर लो, वही जो कहते हैं ना कि सिस्टम तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। तो उस सिस्टम में तो आप जानते हैं, जो ये गंदे से वकील जो आप देखते हो ना, वो हर चीज पर जाके खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसका कोई ज्यादा कभी विरोध नहीं किया, आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान का एक जुडिशियल कू था, जिसका पैरेलल दुनिया में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक जस्टिस इफ्तिकार चौधरी होता था, उसके समय में भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी वहां पे। खैर उसको तो कहाँ उठा के फेंक दिया, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन दिस वाज ए जुडिशियल कू। और जब दुष्कर्म की हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ना कि शायद आपको ये महसूस हो कि मैंने बड़ा एक अजीबोगरीब, बड़ा सख्त शब्द यूज किया है, दुष्कर्म। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो दुष्कर्म का रास्ता तो एक वकील ने दिखा दिया, जो कि ये जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उसका वो फेवरेट। उसने रास्ता दिखाया ना कि कौन से रास्ते से आपको जाना पड़ेगा जज बनने के लिए। और आजकल तो हमारे पुराने जो चीफ जस्टिस साथ है, एलजीटीबीटी ये सब के बड़े मतलब वो थे, वो वोटरी जिसको कहते हैं उसके थे। तो अब इसमें कौन सा जेंडर पे लागू होता है ये भी आप नहीं कह सकते हैं। तो कृपया माननीय जज लोग बताएं, मतलब कि वो जो रूट उन्होंने दिखाया वो किस पे हुआ था लागू, है ना। आप लोग तो बहुत मतलब बाकी दुनिया से आपकी विजडम कहीं और ज्यादा है, तो हम इसको एक ही जेंडर के दायरे में क्यों देखें, ठीक है ना। तो कौन से, तो बात ये नहीं है कि उसने ये किया, बात है कि वो पकड़ा गया। जब उसका पाप पकड़ा गया तो उसका पाप को छुपाने की आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने पूरे इंडिया को, भारत को डराया आपने, किसको आप सर्कुलेट नहीं करेंगे, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस में नहीं आएगा। लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि आखिर ये कैसे जज बनते। चलो, लेकिन जब ये पकड़ा गया, जब सबको इसका ज्ञान हो गया, उसके बाद से ये हर दिन कोर्ट में जाके आपके सामने उपस्थित होता है, और आप इसको इस तरीके से आप उसको आदर करते हैं कि जैसे पता नहीं ये कितना बड़ा ये स्वामी विवेकानंद हो या महर्षि वाल्मीकि हो। ये क्या है? आप लोगों की नैतिकता पर हमको घिन आती है। अगर आपकी ये नैतिकता है तो माफ कीजिएगा आदरणीय मिलॉर्ड्स, आप शरीफ आदमी के घर में बुलाने लायक भी नहीं है आप। तो मैंने ये इसीलिए इसको मैंने कहा कि ये दुष्कर्म जो है, अब ये क्या है सर कि कोई 200 फैमिली के लोग से ही जज, मतलब कहते हैं ना कि जज बनते, किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का ये, इसको कहते हैं जुडिशियल। इसको अगर इंसेस्ट बोले, इंसेस्ट का मतलब समझते हैं, जब आप परिवार में ही शादियां करने लगते हैं, ठीक है ना, परिवार में ही एक दूसरे से प्रोमिसिक्यूटी करने लगते हैं, तो इसको आप एक इंटेलेक्चुअल इंसेस्ट होता है, एक जुडिशियल इंसेस्ट। तो ये
उस ये जुडिशियल इंसेस्ट का ही वो नमूना था कि पुराने चीफ जस्टिस साहब एक डांस का प्रोग्राम देख रहे थे, रात में एक कॉल आया और कॉल के आने के बाद उन्होंने रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवाया। वो महिला, मैं तीस्ता शीतलवाद की बात कर रहा हूं, जिसका परजरी का जो चार्जेस है वो प्रूवन है, यानी कि झूठे गवाह उसने कोर्ट में पेश किए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब ये तो पता लगाने की कोशिश कीजिए या देश को ये बताना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने रातों रात कोर्ट खुलवा दिया। आप इतनी तो नैतिकता होगी ना। आप आज आप कह रहे हैं कि हमारा जो मकान है वो उपयुक्त नहीं है, हमारे यहाँ हम मतलब स्पेशल वो बच्चे हैं मेरे, वो सब सहानुभूति है। देश को आपके प्रति बहुत सहानुभूति है। देश ने आपको वहां पर जज के उस पर बैठा दिया, और आप अगर अपने बाप के बेटे नहीं होते, अगर जुडिशरी में आपके बाप नहीं होते, आप नहीं पहुंचते वहां तक। आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, आप अपने बाप के पैसे से आप हार्वर्ड पहुंचे, और आपके पिताजी ने देश के साथ इतना बड़ा जुल्म किया था कि इमरजेंसी के समय उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि इमरजेंसी में राइट टू लाइफ भी नहीं होता है। फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लोगों ने वहां तक पहुंचाया, और आपने भी अपने पिताजी की तरह कमाल कर दिया। ऐसे ही लोग हैं। दूसरा है, आपको जैसे यकूब मेनन के समय इन्होंने टेररिस्ट के लिए रात में इन्होंने खोला, ये आज तक इन्होंने बताया नहीं कि किस वजह से खोला। एक दूसरे मतलब एक आम आदमी के लिए ये सुविधाएं क्यों नहीं है। तो देखिए कमल जी, ऐसा लगता है कि जब हम जुडिशरी को देखते हैं, वर्तमान न्यायपालिका को, तो ऐसा लगता है कि मुझे तो केवल लगता है कि यहां पर कुछ भी नहीं है। ना कोई इंटेलेक्ट है, ना कोई इंटेग्रिटी है, ना कोई मॉरल्स हैं। केवल अगर आप देखोगे तो सेक्स, मनी, इंसेस्ट एंड नेपोटिज्म, वासना, पैसा, इंसेस्ट और परिवारवाद और भतीजावाद। अब आप बताइए कि मैं ये वर्मा जी का आप केस ले लीजिए, इतना सारा नोट मिला, एफआईआर भी नहीं हुई। तब हम लोग तो इसी पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि कहीं वो औरों के पोल ना खोल दे। भाई, इसको किसी चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लाया था। अब इतना प्रेम था तो क्या मतलब, ये और प्रेम कहां तक था, किस किस क्षेत्र में था। तो हो सकता है कि उनको लगता हो कि अगर इनको ब्लैकमेल कर रहा होगा वो, उसी तरह जिसने रूट दिखाया था, ठीक है, जज बनने का, उसके खिलाफ भी इज्जत इसलिए देते हैं लोग क्योंकि ये रूट उसने और भी उपलब्ध करवाया होगा और लोगों को, जिसको अंग्रेजी में पिंप कहते हैं, दलाल का काम करता होगा, है कि नहीं। एक का तो जो कौन था जिसका, शौमित मुखर्जी, जिसका ये हुआ था, वो कुछ ऐसी बातें करता था, वो मतलब वो दलाल पाले हुए थे। तो हम तो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सब जो हो रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, वो इसलिए है क्योंकि आप उनसे डरते हैं कि कहीं आपका वो पर्दाफाश न कर दें। यू आर बीइंग ब्लैकमेल्ड मे बी, my lords।
दूसरा, आपने गांगुली साहब का केस देखा था, जो भी था, आई डोंट नो उसमें वेरासिटी कितना था, प्लांटेड था, क्या था। गोगोई साहब पर कैसे प्लांट किया था, इन्हीं वकीलों ने, सॉरी हाँ, इन्हीं वकीलों ने जो इनके सामने आ रहे हैं। अब है क्या कि चिंता की जो बात है कमल जी, वो है कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट, जब ऊपर में लोग इस तरह के चरित्र के हों, तो आप सोचिए कि उससे नीचे वाले जुडिशरी पे क्या असर पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर यह हालत है तो हाई कोर्ट, इनका क्या मॉरल अथॉरिटी होगा किसी जज को? ये डरा सकते हैं किसी जज को, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं ये, लेकिन इनका मॉरल नहीं है कि किसी को मॉरल किसी इशू पे ये चेस्टिसाइज कर सके, किसी को नैतिक रास्ता दिखा सके ये लोग। तो जो टॉप लीडरशिप है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। फेल नहीं, सॉरी, फेल इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, भ्रष्ट हो चुके, पतित हो गए हैं ये लोग। और वही मैं कहा कि आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी को आप क्या मैसेज दे रहे हो? और तब मुझे लगता है ये पूरा कॉलेजियन सिस्टम का, चलो वो तो कुछ एग्जाम पास करके भी आते हैं लोअर जुडिशियल में, ये जितने हैं ना, ये सब अपने बाप के बिगड़ैल बेटे हैं। दुनिया भर का पैसा, और उस पर से मतलब उस पर से आपने उनको इतना ज्यादा ओहदा दे दिया, पावर दे दिया। अब वो उस पावर से भी नहीं सेटिस्फाइड है तो राष्ट्रपति को ही चुनौती डालने लगे। माइलॉर्ड है सर। तो कुल मिला के मैं ये कहूं कि मुझे घृणा नहीं, मुझे घिन आती है इन लोगों से। और आज मिलॉर्ड्स, आप जब रिटायर, एक तो आते थे सुप्रीम कोर्ट के वो जज आते थे टेलीविजन पे, हम भी बैठे उनके साथ, मुझे तो वो आदमी आधा पागल लगता है। आई एम टेलिंग यू, आज भी वो पता नहीं पागलों की तरह ट्वीट करता रहता है। तो ये देखिए, ये क्या है, आखिरी में आज किसी ने मुझे भेजा एक व्हाट्सएप का, एक कविता है, मैं उनके ऑथर का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी हो आप कृपया मुझे बता दीजिएगा, हम इसको जरूर जोड़ लेंगे। लेकिन मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया है और मैंने नाम पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ, तो उनका मैं इजाज़त लेता हूं। जो भी हो, एट द मोमेंट इज एनोनिमस। तो उन्होंने क्या लिखा है सर, थोड़ा इसको सुन लीजिए सर। गीता का उन्होंने संदेश दिया है से, पार्थ आंखें खोलो और मेरा विराट रूप देखो। मिलॉर्ड्स कह रहे हैं सर, पार्थ आंखें खोलो, मेरा विराट रूप देखो। मैं ही हूं जो खुद को नियुक्त करता हूं, मैं ही हूं जो खुद को प्रमोशन करता हूं। मेरे ही भाई बंधु हैं जो अधो वस्त्र उतार कर महिला वकील को जज बना सकते हैं। मेरे ही घर से करोड़ों के जले नोट निकलते हैं। मैं ही हूं जो आधी रात को पैजामे में आतंकवादी को का केस सुनता हूं। मैं ही हूं जो आम जनता के मुकदमे को दसियों साल लटकाता हूं। हे पार्थ, मेरी उपासना करो, मैं ही हूं ब्रह्मांड का निर्माता, इसको चलाने वाला मैं स्वयं साक्षात प्रभु हूं। ये है सर। लेकिन कमल जी, ये निर्णायक समय है, और मैं आपको बता दूं कि जो विधायिका में हमारे लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, हमने अपना आपको मत दिया
हमारे मत से आपने सरकार बनाई और हम ये नहीं चाहते हैं कि आप पर ही कोई देश के दुश्मन हावी हो जाएं। ये समय है कि जो संविधान की जो आत्मा है उसको पुनः स्थापित करें। संविधान की आत्मा मतलब आप सोचिए कि एक वही जज जो वो बेंच जो प्रेसिडेंट को की हदें और हिदायतें जो दी हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ये सारे जो उनके पावर्स जो हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे उसमें से एक जज ने पाकिस्तान के संविधान का जिक्र किया। अब मैं उनको क्या बताऊं मिलॉर्ड, पाकिस्तान का तो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था सर। 8 साल तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके, फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बने, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर 1973 में भुट्टो ने बनाया, उसके पहले कई कॉन्स्टिट्यूशन ये बन चुके थे वहां। तो आप अगर उसका हवाला देते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरा बात है मिलॉर्ड्स, देखिए ये पार्टीशन हुआ इस देश का और बाकी सब बकवास है। अंग्रेजों ने इसका स्ट्रैटेजिक कारणों से इसका पार्टीशन करवाया, मैं मानता हूं, लेकिन एक आम जनता के कंजम्पशन के लिए ये मजहब पे बना था, ये हुआ था। मजहब और धर्म, सनातन धर्म और इस्लाम मजहब बात साफ है। जो एक ब्रांड ऑफ इस्लाम में बिलीव करते थे, एटलीस्ट कागज में तो यही बात, जो एक ब्रांड ऑफ इस्लाम में जिनकी आस्था थी, कहते हैं वो पाकिस्तान बन गया। और जो दूसरे ब्रांड में करते थे, ऐसा कहते हैं, जो कि हकीकत नहीं है, जो हिंदुस्तानी ब्रांड में करते थे वो यहां रह गए, मान लीजिए। तो जो हिंदुस्तानी ब्रांड है उसको आप प्रोत्साहन देंगे ना। आपने ठेका तो नहीं ले लिया है कि पाकिस्तान की जड़ें तो हैं यहां पे, देवबंद है, बरेलवीज का दुकानें हैं, अहले हदीस का दुकान है, जमायत इस्लामी है, ये सारी दुकानें चल रही हैं, जड़ तो यहीं पे है। तो मिलॉर्ड्स, क्या आपने उसको सींचने का काम किया है क्या कि फिर से पेड़ बड़ा होगा, फिर उसकी टहनियां निकलेंगी और फिर टहनियों को काट काट के आप पाकिस्तान बनाते चले जाएंगे? मिलॉर्ड्स, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मिलॉर्ड्स। ये एक आम भारतीय की चेतावनी है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।